relative stability of alkenes, यानी हमें अगर डिफरेंट अल्कीन्स दिए जाएं कि उसमें हमसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर स्टेबल या मोर लेस रिएक्टिव। ठीक, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। तो स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी को देखने के लिए हम दो पैरामीटर्स या और भी पैरामीटर्स हैं, लेकिन दो आसान पैरामीटर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी जब हम एक डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो हीट रिलीज़ कर देता है। अब अगर वो हीट ज़्यादा रिलीज़ हुआ तो वो अनस्टेबल होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अगर वो हीट कम रिलीज़ हुआ तो वो मोर स्टेबल होगा, लेस रिएक्टिव होगा। और दूसरा हीट ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन बर्निंग प्रोसेस। तो बर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो इन दोनों प्रोसेस में आप बस ये याद रखें कि अगर मोर हीट रिलीज़ हुआ, मोर हीट रिलीज्ड, तो वो होगा लेस स्टेबल और साथ में हो जाएगा मोर रिएक्टिव, क्योंकि जो स्टेबल चीज़ होती है वो लेस एनर्जी का होता है और जो अनस्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है तो वो जो है मोर एनर्जी का होता है। और इसी दौरान अगर लेस हीट रिलीज़ हुआ, लेस हीट रिलीज्ड, तो इसका मतलब होगा कि वो मोर स्टेबल है। और मोर स्टेबल का मतलब ये भी होगा कि लेस रिएक्टिव है। अच्छा, तो अब हमें जो दी गई हैं एग्जाम्पल, ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, सिस ट्रांस 2 ब्यूटीन, इनकी हमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी गई हैं और इन एग्जाम्पल्स को हमने अब देखना होगा कि कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, उनकी हीट ऑफ कंबस्शन से। तो अगर 1 ब्यूटीन जब डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे हो जाए, उसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में जो हीट रिलीज़ होता है दैट इज़ -27019 किलो जूल पर मोल। इसी तरह फिर सिज 2 ब्यूटीन, अच्छा 2 ब्यूटीन के 2 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और सिज जब डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाएं तो ये कहलाता है सिज। और इसको जब जलाया जाता है तो ये इतना हीट रिलीज़ कर देता है -2712 किलो जूल पर मोल। और फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन के वहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन है, लेकिन हाइड्रोजन जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे मौजूद हैं, तो इसको कहा जाता है ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन को जब जलाया जाता है तो इससे रिलीज़ होता है -2707 किलो जूल पर मोल। और फिर इसी तरह ही आइसोब्यूटाइलिन या 2 मिथाइल प्रोपीन, इसको जब जलाया जाता है तो ये रिलीज़ कर देता है -2703 किलो जूल पर मोल। अब इनमें से किसने ज़्यादा हीट रिलीज़ किया, दैट वाज द फर्स्ट वन। तो मीन्स कि ये जो था मोर रिएक्टिव था या लेस स्टेबल था, तो ये था लेस स्टेबल। और जब हम यूं आते हैं तो रिलीशिदा हीट कम होता है, तो 2703 और इधर देखोगे 2719, तो 2703 किलो जूल पर मोल ये जो है ये मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन में स्टेबिलिटी आर्डर का पूछा जाए तो स्टेबिलिटी आर्डर इन सब का ये होगा कि 1 ब्यूटीन
is less stable than cis 2-butene is less stable than trans 2-butene, and it is less stable than isobutylene या 2-methyl propene. isobutylene उसका कॉमन नेम हुआ और आयुपेक नेम हुआ 2-methyl propene. तो ये इनका स्टेबिलिटी आर्डर यूँ आपने सेलेक्ट करना होगा अगर एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन में पूछा जाए. अब ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है. ये जितने भी एग्जाम्पल थे सब आपको मिलेंगे C4H10 यानी ब्यूटीन के ये मुख्तलिफ आइसोमर्स हैं, 4 आइसोमर्स हैं. तो 4 आइसोमर्स में डिफरेंट आपको उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मिलेगी. तो ऐसे मालिक्यूल कहलाते हैं आइसोमर्स. अब आते हैं इनके रीज़न के पीछे कि आखिर ये क्यों ऐसा नेचर शो करते हैं. तो रीज़न अब ये होगा, एक रीज़न फर्स्ट वन कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इसके मुताबिक टर्मिनल alkenes are less stable than internal alkenes. टर्मिनल alkenes जिनमें डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आता हो, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आता हो. इंटरनल अल्कीन के जो डबल बॉन्ड है वो अंदर किसी कार्बन एटम पे आता हो. तो इस रीज़न के मुताबिक अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि 1-butene it is less stable than 2-butene. 1-butene में जो डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट कार्बन पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3. जबकि 2-butene में डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आएगा तो ये CH डबल बॉन्ड CH और CH3. और इसी तरह ही अगर कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स हैं तो वो फिर इनसे ज़्यादा स्टेबल होंगे. यानी कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स में आपको मिलेगा कि 1,3-ब्यूटाडाइन वो फिर इनके मुकाबले में मोर स्टेबल होगा. वो ये बन जाएगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. तो ये एक रीज़न कि टर्मिनल alkenes are less stable than internal alkenes and internal alkenes are less stable than conjugated alkenes. The next कि क्या रीज़न जो है अगला हमें मिल सकता है. नेक्स्ट जो रीज़न है सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूएंट्स. सब्स्टिट्यूएंट्स में डबल बॉन्ड कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, डबल बॉन्डेड कार्बन more
is more stable. अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल को कैसे समझ सकते हैं? अगर हम 1 ब्यूटीन को ले लें तो ये 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ और यहाँ पे CH2 एंड CH3। तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, दैट इज़ दिस वन। ये सारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा। अच्छा, अब हम जब 2 ब्यूटीन की तरफ आते हैं तो 2 ब्यूटीन में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और फिर इनके बाकी बॉन्ड U बना दें तो ओवर हियर CH3 है, फिर H है, CH3 है और H है, यानी सिस 2 ब्यूटीन हमने बनाया। अब यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके पास मीथाइल है और हाइड्रोजन है, दूसरे के पास भी मीथाइल है और हाइड्रोजन है। जबकि आइसोब्यूटाइलीन अब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ CH2 इस साइड पे और इस साइड पे 2 मिथाइल। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट आपको आइसोब्यूटाइलिन में मिलेंगे। ये डबल बॉन्ड कार्बन हुआ और उसके साथ 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। इधर हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन हुआ, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ आइसोब्यूटाइलीन। सो दिस इज़ वाई 1 butene is less stable than 2 butene and 2 butenes are less stable than isobutylene. तो सब्स्टिट्यूएंट जितने बढ़ते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। थर्ड, relative positions of substituents। रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हमें जो एग्जाम्पल मिलते हैं तो वो है सिस 2 ब्यूटीन, आइसोमेरिज्म में फिर मज़ीद इनको समझेंगे, और दूसरा है ट्रांस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके मज़ीद ये बॉन्ड इस फॉर्म में। अगर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड पे दोनों हों तो इस किस्म का आइसोमर कहलाता है सिस आइसोमर। या दूसरी तरफ मिथाइल दोनों सिमिलर हैं और डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड पे मौजूद हैं तो ये हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन अब ये हो जाएगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये बनाया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन इसके सामने इधर मिथाइल हो, और फिर यहाँ पे मिथाइल है और इसके सामने यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इसको कहते हैं ट्रांस, यानी जो सिमिलर ग्रुप हैं, चाहे मीथाइल वो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे मौजूद हैं, या हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट साइड पे मौजूद हैं, तो इस वजह से ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। अब इसमें यह है कि सिस 2 ब्यूटीन इज़ लेस स्टेबल देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। रीज़न अब क्यों है
क्योंकि ये दो मिथाइल ग्रुप जब एक साइड पे आ गए हैं तो ये बल्कि हैं, ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर चुके हैं, तो इनमें एक रिपल्शन होगी, दैट इज़ नोन ए स्टीरिक रिपल्शन, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसको कहते हैं स्टीरिक रिपल्शन। तो ये स्टीरिक रिपल्शन इसको अनस्टेबल बना देता है, तो जिसकी वजह से ये मोर रिएक्टिव हो जाता है। यहाँ पर भी बल्कि मिथाइल ग्रुप्स हैं लेकिन वो अपोजिट साइड पे हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो उनमें वो स्टीरिक रिपल्शन अगर एग्जिस्ट करेगा तो बहुत ही कम एग्जिस्ट होगा, तो इस वजह से लेस स्टीरिक रिपल्शन यहाँ पे आपको मिलेगी, स्टीरिक रिपल्शन। तो ये था कि वेरियस आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन वो किस तरह से एक दूसरे से स्टेबिलिटी में डिफ़र करते हैं। तो ये पॉइंट्स जहन में होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो पेंटीन दे सकते हैं, तो पेंटीन के ऊपर फिर आपने ये 3 पॉइंट्स अप्लाई करने होंगे और पेंटीन में देखना होगा कि कौन सा जो है वो स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा।